हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन लेबोरेटरी फ्रेम को स्टडी किया था, जिसमें हमने दो पार्टिकल्स की हेड ऑन कोलिजन को देखा था जो बिल्कुल ही परफेक्टली इलास्टिक है। और उसके लिए हमने फाइनल वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला भी निकाला था, v1 और v2। v1 का फॉर्मूला ये आया था, v2 का फॉर्मूला ये आया था। इस वीडियो में हम इसके कुछ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे। ओके, केस 1 है जब हमारी दोनों जो बॉडीज़ हमने कंसिडर की है, जो दो बॉल्स हमने कोलाइड करवाई है, अगर वो दोनों सेम मास की हो, यानी उन दोनों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो, यानी m1 जो है वो m2 के बराबर हो, तो पहली वाली बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, वो क्या हो जाएगी, अगर m1 और m2 दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी 2। अगर इन दोनों को मैं m के इक्वल मान लूँ तो यहाँ पर हो जाएगी 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। तो क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू 2m अपॉन 2m, जो कि आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, u2। यानी कि दो बॉल्स है आपके पास, ये भी m मास की है, ये भी m मास की है। अगर ये u1 वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ये u2 वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो टकराने के बाद ये दोनों कोलाइड करेगी। टकराने के बाद दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो v1 वेलोसिटी है वो u2 के बराबर हो जाएगी। यानी पीछे वाली जो बॉल आकर के टकराई थी वो इसकी वेलोसिटी को ले लेगी और ये इसकी वेलोसिटी को लेकर के आगे बढ़ने लगेगी। जैसे मान लीजिए ये आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये आकर के इसको टक्कर मारेगी। टकराने के बाद जो आगे वाली बॉल है वो फास्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो पीछे वाली बॉल थी जो फास्ट आ रही थी वो स्लो हो जाएगी और हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर। यानी कि दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। तो जो v1 है वो तो हो जाएगी u1 u2 के बराबर। और इसी तरह से आप अगर v2 में रखें कि m1 और m2 आपस में बराबर है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो v2 है वो किसके बराबर हो जाएगी, u1 के बराबर हो जाएगी। यानी दोनों ही बॉल्स की, दोनों ही बॉडीज़ की जो वेलोसिटी है वो आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकेंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकेंड केस है हमारा, अगर टकराने से पहले यानी इनिशियली बिफोर द कोलिजन इफ़ m2 इज़ एट रेस्ट, यानी कि जो दूसरी बॉडी थी वो हमारी क्या रखी हुई थी, रेस्ट पर थी। यानी कि ये एक बॉडी थी विथ मास m2 जो बिल्कुल ही रेस्ट पर रखी हुई थी, और यहाँ से पीछे से आकर एक बॉडी जो कि u1 वेलोसिटी से मोशन कर रही है वो यहाँ से आकर के इससे टकराई। दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ जाता है कि अगर दोनों ही रेस्ट पर आ जाती है या एक बॉल चलने लगती है दूसरी रेस्ट पर आ जाती है, उसको हम देख लेते हैं। तो अगर इनिशियली हमारी जो दूसरी बॉल थी वो रेस्ट पर थी, तो हम पहली बॉल की वेलोसिटी में कितना चेंज हो जाता है, यानी हमारे पास u2 कितना था, 0। तो अगर हम v1 वाली इस इक्वेशन में u2 की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास v1 की वैल्यू बचेगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। और इसी तरह से हम v2 की वेलोसिटी निकालने के लिए इस वाली टर्म को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि u2 हमारे पास 0 है। तो इससे हमें मिलेगा v2 इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ओके, यानी कि ये वाली बॉल जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव करेगी और ये वाली बॉल जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करेगी। इन दोनों की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ये वाली वेलोसिटीज़ हो जाएंगी। अब हम निकालेंगे काइनेटिक फ्रैक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि पहले बॉडी ने अपनी गतिज ऊर्जा का, अपनी काइनेटिक एनर्जी का कितना भाग इसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि पहले तो ये पार्टिकल क्या था, बिल्कुल रेस्ट पर था, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, स्टार्टिंग में 0, लेकिन बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, m1 v2 1/2 m1 v2 का होल स्क्वायर। यानी कि हम पहले इसको लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल या सेकेंड बॉडी। तो सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में क्या थी, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी,
m1u2 का होल स्क्वायर, 1/2 m1u2 का होल स्क्वायर यानी कि कितनी थी 0, और बाद में टकराने के बाद इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई m2 पार्टिकल है ना, ये m2u2 का होल स्क्वायर m2v2 का होल स्क्वायर, यानी 0 से बढ़ करके m2v2 होल स्क्वायर में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, ये काइनेटिक एनर्जी आई फर्स्ट पार्टिकल से। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, उसकी फर्स्ट पार्टिकल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी 1/2 m1u1 स्क्वायर। तो उसने अपनी इस काइनेटिक एनर्जी को पूरा नहीं दिया, उसका कुछ भाग इसको दे दिया m2 वाले पार्टिकल को, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो हम वो फ्रैक्शन निकालेंगे कि फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी एनर्जी का कितना भाग सेकेंड पार्टिकल को दे दिया। तो वो फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यानी फर्स्ट पार्टिकल मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल की पहले काइनेटिक एनर्जी 20 थी। ओके, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं इसकी शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 20 थी। अब टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई, मान लेते हैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच गई 10 यूनिट। तो इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का कितना भाग इसको दे दिया, इसने 20 में से 10 इसको दे दिया और 10 खुद रखा। तो इसने कितना फ्रैक्शन दिया, तो इसकी सेकेंड पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई 10 अपॉन फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई 20, यानी कि 1/2। इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का आधा भाग फर्स्ट पार्टिकल को दे दिया। ओके, तो ये वाली चीज़ अब हम कैलकुलेट करेंगे जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये वाली है 1/2 m2v2 होल स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है वो हमारे पास 1/2 m1u1 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर इस कंडीशन के लिए, जबकि हमारा पहला पार्टिकल क्या जो है, दूसरा पार्टिकल है वो हमारा शुरू में क्या है, रेस्ट पर है, इसके लिए हमने v1 और v2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके रखा है। तो इस v2 की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें मिलेगा m2 इंटू v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और इसका क्या है होल स्क्वायर, इस चीज़ का क्या है यहाँ पर v2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 u1 का स्क्वायर। इस चीज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 इंटू u1 स्क्वायर। u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये m2 मल्टीप्लाई में चल रहा था, यहाँ पर तो हमने सिर्फ m1 का स्क्वायर किया था, इसका सिर्फ होल स्क्वायर ओपन किया था। ये m2 भी तो मल्टीप्लाई में चल रहा था, तो इस m2 को भी हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली टर्म में से m1 को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा 4m1 अपॉन m2 इंटू m1 को कॉमन निकाला है तो m1 की जगह बचेगा 1, और m1 को कॉमन निकाला है तो इस m2 के नीचे भी क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर है होल स्क्वायर, तो इस m1 से यहाँ पर m1 का भी होल स्क्वायर है, इसको मैं अगर इस तरह से लिख लूँ तो m1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक m1 से एक m1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 4m2 अपॉन m1 इंटू 1 प्लस m2 अपॉन m1 होल स्क्वायर। तो इसको मैं और अच्छी तरह से कैसे लिख सकती हूँ, 4m2 अपॉन m1 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर। इतना पोर्शन ये है हमारा काइनेटिक फ्रैक्शन। जब हमारा दूसरा पार्टिकल रेस्ट पर था और पहले पार्टिकल ने आकर के उसको टक्कर मारी, तब काइनेटिक एनर्जी का इतना फ्रैक्शन दूसरे पार्टिकल को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन को स्टडी करेंगे।
इस नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने दो कंडीशंस को पढ़ा है उन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने का क्या मतलब है कि हमारा जो दूसरा पार्टिकल है m2 वो क्या रहे, रेस्ट पर रहे, उसी के साथ साथ दोनों के मासेस भी क्या हो, इक्वल हो। यानी हमने पहला केस पढ़ा था जब दोनों के मास इक्वल हो, दूसरा केस पढ़ा था जब दूसरा पार्टिकल रेस्ट पर हो। हमने दोनों ही कंडीशन लगा दी, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पर भी था और उसी के बराबर वजन की एक बॉल ने आकर के उसको टक्कर मारी। तो यहाँ पर हमने जो v1 और v2 निकाला था उसमें हम m1 इज इक्वल टू m2 रख देंगे तो हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो v1 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी देख लेते हैं। v1 है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इंटू u1। अब क्योंकि m1 और m2 एक दूसरे के बराबर है तो सेम चीज़ें आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो m1 जो है वो कितना हो जाएगा, टकराने के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पहले हम m2 भी निकाल लेते हैं और फिर दोनों का मतलब समझते हैं। m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m। m1 और m2 दोनों की जगह हमें क्या रखना है, m, और m1 प्लस m2 भी क्या हो जाएगा, 2m इंटू u1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो v2 किसके बराबर हो जाएगा, u1 के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि शुरुआत में ये थी हमारी पहली बॉल, दोनों ही m मास की थी, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी और यहाँ पर ये बिल्कुल स्थिर रखी हुई थी, बिल्कुल स्टेबल रखी हुई थी। इसने आकर के इसको टक्कर मारी, दोनों ने एक पॉइंट पर क्या किया, कोलाइड किया। अब उसके बाद क्या हो जाएगी, दूसरा जो ये पार्टिकल है ये तो लग जाएगा चलने, यानी ये आगे वाली जो बॉल है ये तो लग जाएगी v2 वेलोसिटी से चलने, और ये जो दूसरी बॉल थी जो पीछे से आकर के टक्कर मारी थी वो बॉल हो जाएगी हमारी स्टेबल, यानी कि उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। यानी बॉल ए ने बॉल बी को टक्कर मारी, उसके बाद बॉल बी तो चलने लगी लेकिन बॉल ए क्या हो गई, रुक गई। उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, और इस केस में ये जो u1 और v2 है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसने अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको दे दी और इसकी जो 0 वेलोसिटी थी वो खुद ले ली। तो इस केस में अगर हम काइनेटिक फ्रैक्शन को कैलकुलेट करें, काइनेटिक फ्रैक्शन अभी हमने लास्ट केस में जो कैलकुलेट किया था वो क्या आया था, 4। यानी इस पहली बॉल ने दूसरी बॉल को अपनी कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी, ठीक है ना। तो हमने अभी पीछे काइनेटिक फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था, क्या था, 4m2 अपॉन m1 1 प्लस m2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि m1 और m2 आपस में बराबर है तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा 4/1 प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी 4/2 स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। काइनेटिक फ्रैक्शन बनेगा हमारा 1। यानी अगर इस बॉल के पास 20 यूनिट एनर्जी थी तो इसने अपनी पूरी की पूरी 20 यूनिट एनर्जी पहले वाली बॉल को दे दी, और जब हमने इन दोनों का रेशियो निकाला तो वो कितना आया, 1। काइनेटिक फ्रैक्शन के 1 होने का सीधा सा मतलब है कि दूसरी बॉल ने पहली बॉल को अपनी पूरी की पूरी एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, और खुद जो है वो रेस्ट पर आ गई। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत ज़्यादा हैवी हो। तो जो हमने सबसे पहले जो शुरुआत वाला डेरिवेशन किया था इन ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, उसमें हमने जो v1 और v2 की वैल्यूज़ निकाली थी, इसी से हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें अगर ये कंडीशन हो कि जो दूसरा पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा भारी हो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से ये जो m1 और यहाँ से भी m1 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा m2 के कंपैरिजन में। तो हमें v1 मिलेगा माइनस का m2 अपॉन m2 इंटू u1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m2 तो बहुत ज़्यादा भारी है, और ये जो m1 है ये क्या है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, m2 इंटू u2। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v1 इज़ इक्वल टू 2u2 माइनस u1। क्या मिलेगा, 2u2
माइनस u1। और इसी तरह से जब हम v2 को कैलकुलेट करेंगे तो v2 हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, m1 बहुत छोटा है तो नीचे वाली जगहों से m1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2m1 अपॉन m2 इंटू u1। ओके, और यहाँ पर भी ये m1 बहुत कम है तो किसी बहुत बड़े नंबर में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, अपॉन m2 जोड़ने पर भी वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगा u2। अब क्या होगा, यहाँ पर m2 से m2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमें v2 मिलेगा 2m1 अपॉन m2 इंटू u1 प्लस u2। अब आप देखिए कि यहाँ पर m1 अपॉन m2 ये एक बहुत छोटी वैल्यू आएगी। ओके, अगर ये मान लेते 0.0001 है या फिर अगर ये टेंड्स टू 0 है तो इसको किसी बड़े नंबर से डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल 0 के नज़दीक आ जाएगी। ओके, जैसे कि मान लेते 0.0001 है, उसको हमने 1000 से डिवाइड करना है, बहुत बड़े नंबर से, तो ये जो पॉइंट होगा ये और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी 0.00001 इतनी छोटी वैल्यू मिलेगी, प्लस उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये जो वैल्यू होगी बिल्कुल ही 0 के नज़दीक आ जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट होकर के 0 बन जाएगी। 0 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो v2 है हमारा वो हो जाएगा नियरली इक्वल्स टू u2। किसके बराबर हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू u2, यानी कि u2 के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम एक कंडीशन और लिख लेते हैं, जैसे कि मान लिया ये जो है हमारी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिसमें ये थी m1 जो कि पीछे से आकर के टकराई और ये थी m2, और m2 जो बहुत भारी था, एकदम भारी भरकम लोहे की बॉल है जो यहाँ पर रखी हुई है 0 वेलोसिटी पे, बिल्कुल मोशन नहीं करी, और उससे आकर के एक हल्की बॉडी क्या हुई, टकराई। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि ये बिल्कुल ही रेस्ट पर रख दिया हमने भारी लोहे की बॉल को, तब क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर भी u2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें v1 क्या मिलेगा, v1 की केस में यहाँ हमने इसी के अंदर ऐड ऑन कर दी है, एक सिचुएशन क्या ऐड ऑन कर दी है, इफ़ m2 इज़ एट रेस्ट, क्या ऐड की है, m2 जो है वो हमारा क्या है, रेस्ट पर है, यानी u2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस केस में हमें v1 की वैल्यू मिलेगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो v1 की वैल्यू मिलेगी माइनस का u1, और v2 की वैल्यू ये थी हमारी v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू आई थी हमारी नियरली इक्वल्स टू u2, और u2 0 हो गया तो v2 हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या मतलब है कि अगर एक भारी भरकम, मान लीजिए एक लोहे की बॉल है, बहुत भारी है, जिसको आपने रेस्ट पर रख रखा है, उसको आप बिल्कुल ही हल्की, जैसे वो मार्बल्स आती है, मान लीजिए आप उस छोटी सी हल्की सी मार्बल से उस लोहे की बॉल को मारेंगे तो इस लोहे की बॉल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये लोहे की बॉल जो होगी वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी 0 थी और बाद में भी 0 ही बनी रहेगी। लेकिन ये जो छोटी सी मार्बल इससे आकर के टकराई थी, ये खुद इससे टकराएगी और टकरा करके वापस इस डायरेक्शन में क्या होगी, लौट आएगी, यानी इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो हो जाएगी चेंज, लेकिन जो हमारी भारी वाली बॉल थी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी वेलोसिटी तब भी क्या बनी रहेगी, 0 बनी रहेगी।